बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रूही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना वीकेंड भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वो खुशनसीब जिनका वीकेंड कल स्टार्ट हो गया था, वो जिनका वीकेंड आज स्टार्ट होगा, उन्होंने भी प्लानिंग स्टार्ट कर दी होगी कि किस तरह इसको स्पेंड करना है, फैमिली को कितना टाइम देना है, अपने साथ खुद कितना टाइम स्पेंड करना है। देखें, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से तलकीन करते हैं कि वीकेंड पे रूटीन तोड़ देनी चाहिए। जो आपकी पूरे हफ्ते की काम की रूटीन थी उसको तोड़ें, ब्रेक करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं वो कुछ अपनी 2-4 किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दें। कुछ जो मूवीज़ देखना चाहते हैं, सीजन्स देखना चाहते हैं, वो अपना थोड़ा सा उसकी प्लेलिस्ट को अपडेट कर लें, थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम स्पेंड करें। लगे टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगे टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ काम करते रहेंगे तो बॉडी बर्न आउट हो जाती है, फिर इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी गिरना स्टार्ट हो जाती है। नाज़रीन, वीकेंड पे हम कोशिश करते हैं कि वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रहीं, आलमी मंजरनामे के हवाले से हों या हमारी नेशनल खबरें हों, उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन की जाए। और इस हवाले से हम डॉक्टर अमजद बुखारी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एडिटर हैं रूही टीवी के, उनको मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में और उनकी कीमती राय लेते हैं। आज जिन हवाले से हमने डिस्कशन करनी है उनके कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमने बात करनी है लाहौर में जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, जिसमें हमने देखा कि एक माँ और उनकी 10 माह की बच्ची जो है वो मैन होल में गिरकर हलाक हो गई। उसके बाद इंतज़ामिया की इसके ऊपर झाड़ भी फैलाई गई। हालिया तारीख में इस तरह की कोई हमें मिसाल नहीं मिलती जिसमें लाइव ब्यूरोक्रेसी के साथ इस तरह किया गया हो। जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है, इसमें किस तरह की सिचुएशन है और आगे आने वाले दिनों में क्या हमें किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए कि ताकि इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाक़या ना हो। इसी के साथ हमने बात करनी है, वज़ीर आज़म ने ताजरों के साथ खिताब किया है और जो ताजरों का हमेशा से गिला रहा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हम ख़ित्ते में कम्पीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, तो हमें कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएँ, कुछ सब्सिडाइज़ किया जाए। तो सबसे बड़ा उनका मुतालबा है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, और दूसरा उनका सबसे बड़ा मुतालबा हमेशा से होता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कम किया गया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को स्टेट बैंक की तरफ से इस वक्त बरकरार रखा गया है। इस हवाले से भी इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जनूबी पंजाब में खेल के जो मैदान हैं वो ना होने के बराबर हैं। इसकी क्या वजह है? अब हम देख रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, खेल के मैदान श्रिंक करते जा रहे हैं। किस तरह के मैयर्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम किसी नागहानी सूरत हाल से बच सकें, क्योंकि खेल के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर चीज़ आपको खेल के मैदान से सीखने के लिए मिलती है। लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी और अज़ला में बसंत मनाई गई तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये कदम ठीक है या दीगर अज़ला में इसकी इजाज़त होनी चाहिए थी? तो इन सारी चीज़ों पर इन डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, लाहौर के वाक़े से स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या था। फिर वज़ीर आला साहिबा आती हैं और लाइव हम देखते हैं कि थोड़े से डांटा जाता है ब्यूरोक्रेसी को और उसके ऊपर FIR तक लॉन्च की जाती हैं। इस वक्त जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है? क्या इस तरह का कोई वाक़या इधर तो नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया था। हम असल में जो लाहौर का वाक़या है उसकी नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और बाकी अगर हम जनूबी पंजाब को देखें तो वहाँ सूरत हाल थोड़ी सी और है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं और उन पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। लाहौर का जो वाक़या हुआ है, वहाँ पर जो मैन होल खुला था वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी था, और जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उम्मी तौर पर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहे होते हैं, इदारे काम कर रहे होते हैं, वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। ये हमारे मिजाज में रची बसी है ये लापरवाही ना। आप जहाँ देखें, इवन हम सड़कों पर ड्रेनेज का निज़ाम जो बना रहे होते हैं, तो जो ठेकेदार काम कर रहा होता है वो ड्रेनेज का निज़ाम बनाते ही साथ ही उसको बंद करता आता है, उसमें मलबा भी वहीं छोड़ आता है, मतलब जो सफाई सुथराई का अमल होता है वो भी नहीं होता। तो ये एक मिजाज हम जो है ना कईयुल हैं। तो ये जो रवैये हैं उसका ये शाखसाना है। लाहौर का जो हादसा हुआ है कि हमने वो उसको कवर करने के लिए शीट भी कहीं नज़दीक पड़ी हुई थी, लेकिन उसे रखा हुआ नहीं था, तो हम बड़ी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। आप देखें, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही है नीचे से लोग भी गुजर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। वहाँ अमूमी तौर पर आप देख लें, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ लोग नीचे से गुजर रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, तारें साथ गुजर रही हैं, कोई निज़ाम नहीं है उनको हटाने के लिए, अपने तौर पे वो डंडों से उसको हटा ढू के काम कर रहे हैं। जो ये वाक़या हुआ, इसमें भी जो रिपोर्ट्स आई हालिया जो बताई गई उसी लाइव में चीफ मिनिस्टर साहिबा को, कि वहाँ पर उन्होंने गालिबन थोड़ी सी उसकी हाइट क्योंकि ज़्यादा थी, उनको लगा कि शायद ये फुटपाथ है, तो फिर इवेंचुअली वो उसके अंदर की थी। हाँ जी, और साथ ही रिक्शे खड़े हैं, वैगनें खड़ी हैं, दादा दरबार में तो फुटबॉल बहुत जगह है, वो पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल हो रही थी, और वहाँ पार्किंग की पर्चियाँ भी दी जा रही थी। अगर वो पर्चियाँ
तलाशियाँ दी जा रही हैं तो उसको बंद करना चाहिए था। अच्छा, ये जो लाहौर का वाक़या हो गया, इससे बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये है कि इदारों को ज़रा अलर्ट किया गया है, सबको कहा गया है कि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो, सख्त कार्रवाई होगी, और अब भी हुई है, तो उससे जो है इदारे कॉन्ट्रैक्टर ज़रा थोड़ा सा मोहतात हो जाएंगे। लेकिन जो इसका अगला पहलू है कि अब इसमें अवामी ज़िम्मेदारी भी है और इदारों की ज़िम्मेदारी भी है, और हम ये देख रहे हैं कि साउथ पंजाब को देखें या पंजाब के बाकी शहरों को, तो वहाँ पर भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। उसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही होती हैं, ख़ास तौर पर सरकारी जी, उनके मैन होल के ढक्कन चोरी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, वो अब प्रॉब्लम ये होता है कि अभी वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो आबाद नहीं हुई होती। ठीक है। अब ये भी मुमकिन नहीं है कि हर ढक्कन के ऊपर एक गार्ड खड़ा किया जाए। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कास्ट आती है 15 से 20 हज़ार रुपये कास्ट आती है एक ढक्कन की। ठीक है। अब वो जो चोरी करके ले जाता है वो 2000 में भी बेच दे, तो वो उसको जो है वो आसान हदफ है ना जी, ऐसे पड़ा हुआ है, आप रात के वक्त उठा के ले जाए। ठीक है। तो अब बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी, अब मैं आपको मिसाल दूँ, फातिमा जनाह हाउसिंग सोसाइटीज़ के दोनों फेज़ अभी ये सरकारी कॉलोनी है, बनी है, तो इसमें बड़ी तादाद में मैन होल के ढक्कन गायब है। ठीक है। अच्छा, फिर जो ये इस किस्म की सोसाइटीज़ होती हैं जो मुकम्मल तौर पे आबाद नहीं होती, वहाँ पर रोशनी का भी इंतज़ाम नहीं होता, तो आने जाने वाला कोई भी शख्स हादसे का शिकार हो सकता है। तो ये एक पहलू है जो बड़ा खौफनाक है, और ये सिर्फ लाहौर की हम बात नहीं कर रहे, पूरे पंजाब की ये सूरत हाल है कि जो नई सोसाइटीज़ हैं जो बन रही होती हैं या अभी आबाद नहीं होती, वहाँ मैन होल के ढक्कन गायब हो जाते हैं। शहरों के अंदर जो है वो इंतज़ामिया तो बड़ी कॉन्शियस है और हिदायत भी है कि कोई मैन होल जो है वो बगैर ढक्कन के ना रहे। अब होता क्या है? होता ये है कि ये जो मैन होल के ढक्कन खोलने वाले, सफाई करने वाले मुख्तलिफ इदारों के हैं, PTCL के भी मैन होल हैं, उनकी लाइन्स भी बिछी हुई हैं, वासा के भी हैं, दीगर इदारों के भी हैं। तो वो जब ढक्कन खोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग काम कर रहे होते हैं तो कुदाल से ना ढक्कन को ऐसे उठाना मुश्किल है। ठीक है। तो वो जो उसका एक सुराख बना होता है जिससे उसको ढक्कन को उठाया जाता है, तो वो आराम से उठाने की बजाय कुदाल उस पर मारते हैं, जिससे ढक्कन टूट जाता है। वो 2-4 दफ़ा जब आप उस ढक्कन को खोलते हैं तो वो ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है, और टूट के ना कई ढक्कन ऐसे हैं कि वो वहीं टूट के या तो उसके अंदर गिर जाते हैं, मेन हॉल के अंदर गिर जाते हैं, या फिर जो है वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो भी हादसे का सबब बन सकते हैं। ये एक अलग पहलू है बिल्कुल कि हमारे जो लोग काम करते हैं वो एहतियात नहीं करते। तो इसके हवाले से भी जो है जो वर्कर हैं उनको एहतियात की ज़रूरत है कि मैन होल जो है उसका ढक्कन महंगा बनता है, फिर वो हादसे का सबब बन सकता है, तो उसको एहतियात से उठाया जाए और रखा जाए। तीसरा पहलू ये है कि जहाँ ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है तो हमारे पास प्रॉपर हेल्पलाइन नहीं है। मतलब वो लोग जो है वहाँ के जो शहरी हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, अगर एक मैन होल का ढक्कन टूट के गिर गया है या चोरी हो गया है, गायब हो गया है, तो अब जो वहाँ बसने वाले हैं वो अपने तौर पर कोई लकड़ी गाड़ देंगे, खड़ी कर देंगे उसमें, या कोई जो है दरख्त की टहनी शहनी खड़ी कर देंगे, या कोई बेंच खाली पड़ा होगा वो रख लेंगे, या ईंटें रख लेंगे, और वो 2-2, 3-3 दिन पड़ी रहती हैं। तो वो अपनी ये जिम्मेदारी तो पूरी करते हैं, वो भी इस तरह पूरी करते हैं कि पहले 1-2 हादसे हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो फौरी तौर पर लोग जो है वो देखते हैं कि भाई ये काम हो गया तो फटाफट रखा जाए। तो इसके लिए बाज़ाब्ता एक हेल्पलाइन की ज़रूरत है कि जहाँ भी अगर ढक्कन गायब है, ढक्कन नहीं है, तो उसकी फौरी इतला जो है, जिस तरह हम 15 को इतला देते हैं वैसे वो इतला दे दी जाए। अभी पिछले दिनों जब ये वाक़या हुआ था पंजाब में ही, तो उसके ऊपर बड़ा एग्रेसिवली देखा गया। जब कुछ दिनों पहले एक मेरे जहन से निकल रहे कुछ अमवात हुई थी, तो उसके बाद एक हेल्पलाइन कायम की गई जो वासा की ग़ालिबन हेल्पलाइन थी, और वहाँ पर उनका पहुँचते थे और मैन होल के ढक्कन लगाए जाते थे। वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है ओके ना, मतलब वो हेल्पलाइन में जैसे आपको कहा कि 15 की तरह की हेल्पलाइन होनी चाहिए कि अगर वो ऐसी कोई जगह है तो उनके पास फौरी तौर पर आर्जी तो कोई बंदोबस्त होना चाहिए कि उसको आगे ढांप दें, फौरी तौर पर ढांप दिया जाए उसे, ठीक है ना, जब तक उसका ढक्कन नहीं आता, या कोई चीज़ ऐसी हो जो शील्ड हो, कोई कपड़े से, कोई जाली वाले कपड़े से बनी हुई हो, उसे फौरी ढांप दिया जाए ताकि हादसे से बचा जा सके। और हेल्पलाइन पर रिस्पांस भी प्रॉम्प्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक लोगों के पास आगाही नहीं है। तो बिल्कुल आए दिन हम इस तरह के वाक़या देख रहे होते हैं। 2 लोगों की वाक़या, 2 लोगों की अमवात हुई, पतोकी में, फिर लैया में हुई। अगर ये हेल्पलाइन इतनी मौसर होती तो फिर ये ना हो रहा था, बिल्कुल ऐसा होते ना जी। अच्छा, हर आदमी को एक फ़ोन कॉल तो कर सकता है ना,
जैसे ही कोई हादसा होता है हमें 1122 से तो अच्छी आगाही है, फौरी कॉल कर लेते हैं, 15 से भी लोग कॉल कर लेते हैं। तो अगर कहीं मैन होल का ढक्कन नहीं है तो उसके लिए वो हेल्पलाइन अगर मौसर हो और फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन हो तो लोग जो है ज़रूर उसको परसू करेंगे। तो इसको ज़रा ज़्यादा मौसर करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बात की कि शहरी जिम्मेदारी भी इसमें बनती है। शहरियों की क्या जिम्मेदारी है इस हवाले से, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो जहाँ पर हम कर रहे हैं वहाँ पर हमें करना चाहिए, नाअहली है इंतज़ामिया की, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, एग्रेसिवली कदम बढ़ाए जा रहे हैं। शहरियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? एक तो सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि अगर आप देखते हैं कि कहीं कोई इस किस्म की सूरत हाल है तो उसकी मुतलका इदारे को इतला ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इदारों के लोग हर वक्त तो मौजूद नहीं होते, इदारों को इतला देनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो कहीं अगर ये चोरी होती है तो वो भी पता लग जाता है। कहीं आते जाते आप किसी को देखते हैं कि कोई ढक्कन उठा के जा रहा है या कहीं दुकानदारों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन हो रही है। एक कॉलर हमारे लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अरशद साहब, सवाल कीजिएगा। सवाल ये है कि ढक्कन जो है ना सर पड़े रहते हैं। भी साहब ने बड़ा प्यारी बात की कि यार बार बार फोन करें, आप बार बार फोन करते हैं, ये नहीं आते लोग। अच्छा, ढक्कन की क्वालिटी, ढक्कन को लगाना ये एक मेन बात है कि अगर मैं इसको चेक करें, इसको इंजीनियर चेक करे, इसको एसी साहब अगर चेक कर लें आज इसके मटेरियल को, बहुत प्यारी बात। अभी हॉल बना रहे हैं हमारे मुजफ्फरगढ़ में, वहां पर यकीन करें वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे रेत लगाई हो, उसका मजबूत तरीके से करें। ठीक है, देखिए ये काम ये भी एक मेन है, और ये नहीं कि इसको आप छोड़ दें और फिर आज एक मुहर्रम हराम, बिल्कुल इसमें आप यकीन करें 10 दिन जो है ना काम बड़ा तेजी से होता है। अरे भाई और भी तो दिन है, औरों में बंदे मर रहे हैं, आप देखें कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, तो बड़ा करम इस पे जुमता है ना आप जी। जनाब इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है, क्वालिटी को भी बेहतर करने की ज़रूरत है और जो एग्रेसिव स्टेप्स हैं उनको लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। बुखारी साहब का भी इस पे कमेंट ले लेते हैं। जनाब वही बात कह रहे हैं कि कुछ क्वालिटी भी बेहतर करने की ज़रूरत है। क्वालिटी तो इस पे तो काम हो रहा है कि वो अब प्लास्टिक के ढक्कन बनाने का एक वेस्ट मटेरियल है, उससे ढक्कन बनाने का काम कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि वो सस्ता बन जाए और उसको उस तजर्बे कामयाबी हुए हैं। लेकिन ये जो बात अभी फरमा रहे थे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि असल प्रॉब्लम ये है कि इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, बिल्कुल, और इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता। यही मसला है कि लोग इतला दें। इसकी भी हेल्पलाइन बड़ी मौसर होनी चाहिए, 24 आवर्स होनी चाहिए और फौरी तौर पर उस इतला पे एक्शन होना चाहिए। मैं आपको मिसाल दूँ, बहुत सारे इलाकों में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, आप देख रहे हैं सड़क के ऊपर लोग तामीर किए जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब वो उस इलाके के लोग उसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं, किधर करें ना, ठीक है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मुतलका इदारों की मिली भगत से ये सारा कुछ हो रहा होता है, वहाँ कोई सुनने के लिए था। तो यही सूरत हाल है कि फिर जब वो तमीरात हो जाएंगी, लोग दुकानें बना लेंगे, सड़क पे टीम्स आ जाएंगी, फिर बाद में ना वो कई साल बाद कहीं कंप्लेंट होगी तो फिर जनाब टीम्स आ जाएंगी। सर इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जो दीगर हमारे मौजू हैं जिसमें हमने गुफ्तगू करनी है उस पर इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम मैन होल इंसिडेंट जो हुआ है लाहौर में उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे और आगे हम हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं लेकिन सोल्यूशंस की बात नहीं करते। तो आज के प्रोग्राम में हमने सोल्यूशंस पे बात की। हमने कहा कि प्रॉम्प्ट एक्शंस लेने चाहिए इंतज़ामिया को ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन बुखारी साहब की तरफ से दी गई कि वो स्पेसिफिकली इस हवाले से एक हेल्पलाइन बना दी जाए जहाँ पर 24 आवर्स वो अवेलेबल हों लोग जिन पर हम कॉल करें और इसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सके, क्योंकि अमूमी तौर पर ये वाक़यात रात को 12 बजे के बाद ही हो रहे होते हैं। ख़ासतौर पर वो कॉलोनीज़ जो नई बनाई जा रही हैं जहाँ पर लाइट के भी उस तरह के इंतजाम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इन सारे वाक़या इस हवाले से काम किया जाएगा और आगे इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाक़यात हम नहीं देखेंगे। नाज़रीन अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। लाहौर हम वज़ीर-ए-आज़म ने ताजरों से खिताब करते हुए कहा है कि मैं आपकी बिजली की कीमतों में कमी कर रहा हूँ, टैरिफ में थोड़ी कमी की गई है। इसी के साथ साथ ब्लू पासपोर्ट देने तक का वादा किया गया है जो जिनकी अच्छी कारकर्दगी होगी। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, क्या इसका फ़ायदा हमें होगा? जो ताजिर हजरात को एक बड़ा उनका मुतालबा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से हम खित्ते में कम्पीट नहीं कर पा रहे और हमारा एक्सपोर्ट की एमरजेंसी भी लगाने की बातें की जा रही हैं, एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की बातें की जा रही हैं। क्या ये एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है? इस हवाले से बात कर लेते हैं बुखारी साहब से। जी बुखारी साहब बताइएगा, ये जो बिजली की कीमतें कम की गई हैं क्या एक राइट स्टेप है, सही डायरेक्शन में लिया गया? ये
देखिए, ये बुनियादी तौर पर जो तकरीब थी 24-25 में, जो जिन कारोबारी हजरात ने नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको अप्रिसिएशन की एक तकरीब थी। और इसमें मुख्तलिफ ऐलानात अहम हुए हैं। इसके कुछ सियासी पहलू भी हैं और माशी पहलू भी हैं। जो अहम ऐलानात हुए हैं उसमें सबसे अहम ऐलान जो है, सनतों के लिए बिजली की कीमतों में कमी की गई है और वो 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट जो है सनतों के लिए कमी की गई है। इसके अलावा एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग में रियायत दी गई है, व्हीलिंग टैक्स है उसमें रियायत दी गई है। और ये भी ऐलान किया गया है कि हम जो ताजर एक्सपोर्ट में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाएंगे उनको हम ब्लू पासपोर्ट जो है वो जारी करेंगे। तो ये तो थे इंसेंटिव जो बुनियादी तौर पर जो हमारे कारोबारी हजरात हैं उनको दिया गया है। अब जो इसका दूसरा पहलू है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हमारी जो मईशत है वो हकीकी बुनियादों पर, सही बुनियादों पर खड़ी हो गई है और अब हमने आगे का सफ़र करना है। आगे के सफ़र के हवाले से उन्होंने कहा कि माजी में हमें जो है डिफ़ॉल्ट के ख़तरे का सामना था, हम उससे बड़ी कोशिशों से बाहर निकले हैं और अब हम जो है हम स्टेबल हो गए और अब हम मईशत को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और ये भी कहा कि हम जो बाहर जाते हैं तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारी वजह से परेशानी का शिकार होते हैं, क्योंकि हम अक्सर उनसे इमदाद लेने के लिए जाते हैं, उनसे सपोर्ट लेने के लिए जाते हैं। तो आखिर ये कब तक ना, हमें अपनी मईशत को ख़ुद मजबूत करना है, क्योंकि हम एक बड़े मुल्क की हैसियत से दुनिया में जाने जाते हैं, एक एटमी पावर हैं, हमारी दिफाई ताकत जो है वो तस्लीम की जाती है। तो अगर हमारी माशी सूरत हाल कमज़ोर होगी तो हमें बहुत एम्बैरसिंग सिचुएशन का सामना करना होता है कि एक एटमी मुल्क, एक बड़ी दिफाई ताकत वो गया बैठा है कि जी हमें वो कर्ज़ की किस्त देनी है तो मेहरबानी करें कि जी वो देखें ना, ज़रा आप अपनी तौर पर भी सोचें कि क्या मंजर होगा। इसको आप एक आम इंडिविजुअल पर ज़रा सामने रख के देखें। तो उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से हमें बाहर निकलना होगा और अब हम आगे की तरफ, अब स्टेबिलिटी तो हो गई, अब हमने आगे की तरफ मूव करना है, अपनी मईशत को आगे बढ़ाना है। एक और पहलू जिसका जिक्र किया उन्होंने कि हम मतलब सिविल गवर्नमेंट और फ़ौज जो है वो एक ही पेज पर हैं। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ इस शहर से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम जी, माशाल्लाह चैनल बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहा है, खासतौर पे दूर सुबह भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जस्टिस साहब कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये आपकी तवज्जो, पहले तो बड़ा अफसोस हुआ कि वो जो सानिया हुआ लाहौर में, वो एक बच्ची और उसकी वालदा, उसका तो अब बदल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे। डॉक्टर साहब, मेरी तवज्जो ये कि हमारे ईसा खैल में 1 वे रोड बनी थी कोई 1817 में 2000। तो वो उसके ऊपर जो नाले बने हुए हैं, राइट लेफ्ट 1 वे है, वो है पानी के, वो सीवरेज सिस्टम नहीं है और वो पानी के नाले हैं और वहां पे मेन रोड पे दोनों तरफ कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है और लोगों ने अपना जो है फ्लश सिस्टम को वहां डाला हुआ है। मैंने कई दफा एसी से मीटिंग की, पिछले कई एसी आए कि भाई ये इलीगल काम है। पूरे नाके में मेन रोड के दोनों तरफ इतनी बदबू है। मैंने खुद अपनी जो डिवीजन थी ग्रीन बेल्ट है उसमें खुद पौधे लगाए, फूलों वाले और बहुत से पौधे लगा के, ताकि ये एक शोर पैदा हो। तो वो मैं तो मुझे इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि काइंडली सीवरेज सिस्टम इस खैल में बिछाया जाए मेन रोड पे, और उनकी कभी भी सफाई नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेशन ने कई दफा कहा। अब सुथरा पंजाब की मिसाल ये है कि मुंह को साफ कर लेते हैं, पाँव कभी नहीं धोते। तो एक तो आपकी ये तवज्जो होनी चाहिए। दूसरा, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा था अतौला खान ईसा खैलवी कोठी के साथ, वो फाइनल हो गया था पिछली गवर्नमेंट में। अब बड़ा अफसोस है इस मुल्क में कि आप मुल्क की तरक्की के लिए, लोगों के लिए जो काम करते हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। वो रोक दिए जाते हैं जी, हमारी तख्ती नहीं लग रही, वो रुक गया और जिनकी जमीनें थी उन्होंने फिर आपस में मिली भगत करके एडमिनिस्ट्रेशन से वापस कर ली। वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। मैं रोही चैनल के हवाले से डॉक्टर साहब आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जमीन जो फाइनल हो गई थी, ईसा खैल में कोई ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, इवन के बैडमिंटन ग्राउंड भी वहां नहीं है, टेनिस कुछ भी नहीं है कि जहां कोई बच्चे जो है गेम्स कर सके। तो ये जो है आपके चैनल के हवाले से तवज्जो में दिलाना चाहता हूँ।
सीवरेज भी हो, और जो बरसाती नाली है उसमें जितने लोग डिस्पोज ऑफ फ्लश सिस्टम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल शकूर साहब, आपने प्रोग्राम में कॉल की और उम्मीद करते हैं कि जिन मसाइल की तरफ आप रोशनी डाल रहे हैं इनका हल जल्द अज जल्द निकाला जाएगा। आगे प्रोग्राम में चलकर हमने बात करनी है खेल के मैदानों के हवाले से, उस वक्त इस मौजू के ऊपर भी इन डिटेल डिस्कशन की जाएगी। जो आपने सीवरेज के मसले पर बात की उस पर मैं कॉमेंट ले लेता हूँ बुखारी साहब का। जी बुखारी साहब, इस खेल में वो कह रहे हैं कि मेन रोड पर सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है, नालियाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है पंजाब में एक बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि सीवरेज जो है फराहम किया जाए। असल में मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि हमारे यहाँ मशरूम ग्रोथ हुई, उसका नतीजा ये निकला। कल अब एहसन इकबाल साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा बड़ा, अब आप ज़रा इसको समझिएगा कि क्या सूरत हाल है। अगर हमारी आबादी बढ़ने की शरह बांग्लादेश के जैसी होती, बांग्लादेश बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश जैसी होती तो इस वक्त हमारी आबादी 15.5 करोड़ होती। और कितनी है हमारे तो 24 करोड़ है। ठीक है, वो भी ऑफिशियल है, कहा जाता है कि आप ये देखें कि अगर 15.5 करोड़ होती आबादी तो हम किस तरह कैटर कर रहे होते, चीज़ों को बेहतर मैनेज कर रहे होते। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं कंट्रोल किया गया। दूसरा, माइग्रेशन हुई है देहात से शहरों की तरफ, उसकी वजह से मशरूम ग्रोथ हुई है। अब ये मुमकिन नहीं है कि जिधर भी आप जाके कॉलोनी बना लें और फिर कहें कि यहाँ सीवरेज प्रोवाइड किया जाए, तो वो मुश्किल सूरत हाल होती है। तो इदारों को बड़ी मुश्किलात का सामना है सारा कुछ कैटर करने के लिए, वसाइल इतने नहीं हैं। लेकिन जाहिर है अगर आबादी फैल रही है तो उसको आपने देखना है। ये वही प्रोजेक्ट की आप बात करें, मुझे 26 अरब रुपए दिया गया है जनूबी पंजाब के मसाइल के लिए, वासा को, जो सेंट्रलाइज किया गया पूरे निज़ाम को। नहीं, वो तो सेंट्रलाइज किया गया, सीवरेज लाइन बिछाने के लिए जो है मजीद फंड्स दिए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ सीवरेज नहीं है वहाँ सीवरेज बिछाया जाए, लेकिन मुमकिन नहीं है कि फौरी तौर पर सारा कुछ हो जाए। जैसे अभी हमारी गलियाँ मोहल्ले, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर उनकी सड़कें गलियां बननी हैं तो बड़े वसाइल चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया था पंजाब गवर्नमेंट ने कि 6 माह के अंदर अंदर ये सारी बन जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया ना, वसाइल चाहिए। तो ये इनकी बात ठीक है कि जहाँ, दूसरा ये भी होता है ना कि अभी इदारे जो है कहीं अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, मिसाल के तौर पर कोई इंटरनेट की लाइंस बिछानी है, तो वो पेमेंट जमा करवाते हैं मुतलका इदारे को, उसकी मुरम्मत की भी। तो अब आजकल वो नहीं जाती, मुरम्मत नहीं की जाती। अब आप देखें जहाँ भी लाइन बिछाते हैं आजकल वो ड्रिलिंग के जरिए पैचेस खोदते हैं और ड्रिलिंग के जरिए करते हैं। तो वो पैचेस, जब बारिश हुई है, अब बारिश हुई है तो वो पैचेस वो खुद गड्ढे बन गए बिल्कुल सड़कों के किनारे पर, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा। तो ये इदारों की इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान की हद तक जो गालिबन मेरी तक रिपोर्ट पहुंची है कि वो काम कह रहे हैं कि हर इदारा अब NOC लेगा, उसके बाद उस पर काम शुरू कराया जाएगा और फिर रोड बनाया जाएगा। पहले सारे काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे और एंड में एक सीमेंटेड रोड बनेगा। ये पहले माजी में भी ऐसे है। अच्छा, कानून तो यही है, लेकिन ये है कि उस पर अमल दरामद का मामला है ना जी। अगर आप बन जाता है, देखें जैसे ही आबादी बढ़ती है तो फिर आपको उसी हिसाब से उनको सिविक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए मज़ीद इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, लाइन्स मज़ीद बिछाई जाती हैं। तो फिर जब वो उसके लिए मरम्मत के लिए या एक्सटेंशन के लिए आते हैं तो फिर मसला होता है। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जनाब। और जो दूसरी इन्होंने बात की थी खेल के मैदान के हवाले से, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, उसमें आगे चल के हम बात करते हैं। हमने पहले वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी। उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि हम फ़ौज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और अगर ये फ़ौज और सिविल गवर्नमेंट का तामुन और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का जो अमल है इसी तरह जारी रहा तो हमारा मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाएगा। क्योंकि मालका एक रिफ्ट सी पैदा हो जाती थी, और ये सबसे बड़ा सवाल होता था कि फ़ौज जो है उसकी मंशा, उसकी जो है सपोर्ट शामिल है सिविल गवर्नमेंट को या नहीं। अगर नहीं होती थी तो ज़ाहिर मसाइल पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर अब से डिस्कशन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो ऐलानात किए गए हैं ताजिर बरादरी के लिए, ख़ासतौर पर जो टैरिफ में कमी की गई है, उसके बाद एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग की भी बात कर रहे थे। इस हवाले से तफसील बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे रिपोर्टर रोही टीवी जो हैं वो इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो हमें वेदर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, क्या सूरत हाल है वेदर की? जी त्यामा, शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदो-नवाह की अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से जुज़वी तौर पर अवर आलूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ से अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज मुल्तान शहर का मौसम कुछ हद तक बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल तो बिल्कुल इस तरीके से महसूस किया जा रहा था जिस तरीके से गर्मियाँ आ रही होती हैं, इब्तदाई दिन होते हैं और जिस तरीके से सूरज अपनी आबोताब से चमकता है और सुबह सवेरे की जो कैफियत होती है कल सेम उसी तरीके से मौसम रहता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आज की बात की जाए
तो आज मुल्तान शहर में जुज़वी तौर पर अबर आलूद होने की वजह से और हल्की सर्द हवा चलने की वजह से मौसम आज कुछ हद तक बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदर बेहतर है, जो कि 88% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने से पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान आज 6ठे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर साथ ही बात की जाए बारिशों के हवाले से तो त्यामा महकमा मौसमियात की जानिब से फ़िलहाल तो ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों के कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा उसके एंड में मुल्तान शहर में खुश्क सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। रात के औकात में और अलल सुबह के औकात में दर्जा हरारत नुमाया हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा और आने वाले दिनों में धुंध पड़ने के भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आजकल के हवाले से बात की जाए तो आजकल चूँकि मतला बिल्कुल साफ़ है, मोटरवे M4 और M5 हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुले हैं और इसी के साथ ही अगर आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा। शाम के औकात में हल्की सर्द हवा चलने का सिलसिला जारी रहेगा और रात के औकात में और अलल सुबह के औकात में मुल्तान शहर का दर्जा हरारत कम होता हुआ दिखाई देगा। जी बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन अदा किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन अब अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मौजू पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक है, फजलुर रहमान नाम बताया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपना सवाल कीजिएगा। नाज़रीन मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं जो एक्सपोर्ट के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, उस पर बुखारी साहब कमेंट कर रहे थे। जी बुखारी साहब बताइएगा कि इसकी डिटेल्स तो आपने बताई, क्या ये राइट डायरेक्शन में एक स्टेप लिया गया है? देखिए, एक तो ये जो ब्लू पासपोर्ट है या बाकी इंसेंटिव्स हैं, डायरेक्शन तो ये दुरुस्त है और असूली तौर पर तो जो टैक्स पेयर है और नॉन टैक्स पेयर है उसमें भी फ़र्क रवा रखना चाहिए कि उनको कुछ थोड़े से इंसेंटिव दें टैक्स पेयर को, ताकि बाकी लोग भी इस तरफ। सर कॉल मेरे ख्याल है कॉलर दोबारा कॉल कनेक्ट हो गई है उनकी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम सर, फजलुर रहमान लाहौर से। जी फजलुर रहमान साहब सवाल कीजिएगा। सर आज आपका सेगमेंट, आपका शो बहुत अच्छा है और मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देख रहा हूँ। और सर मैं तीनों सेगमेंट के हवाले से सर मैं बात करना चाहता हूँ। सर ये कोई माफिया है, हमारे चीफ मिनिस्टर को देखना चाहिए, वज़ीर आज़म को देखना चाहिए। ये कोई माफिया है सर, हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, हमारे लोगों का उनका नाम बदनाम। देखिए मेन हॉल अगर कहीं भी खुला हुआ, हम इंसानियत तौर पर हम आगाह करते हैं एक दूसरे को यार ये यहाँ खुला हुआ है। ये कोई माफिया ये खुला रखने की कोशिश कर रहा है। हमारे लाहौर में, कराची में, हर जगह में क्या होता है, हमारे मुल्क का जो एक म्यार है वो कम होता है और माफिया को फायदा होता है। जैसे सर ने कहा गैर कानूनी जो गार्डन वगैरह बन रहे, कैसे बने, कितनी आसानी से 12,000 कानूनी बन रहे हैं। पाकिस्तान की जमीनी जो एक मरला जो है 10-10 लाख का एक मरला है, तो ये कैसे गैर कानूनी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारे पाकिस्तान के ऊपर भूखे भेड़िए पाल रहे हैं सर, तो ये ऐसी छोटी बात नहीं है। ये मेन हो खुले आज से नहीं है। इंसानी तौर पर अगर कहीं खुले हो तो इंसानी तौर पे हम कहते हैं यार ये खुला, इसे बंद होना चाहिए, लेकिन ये खुले के खुले क्यों खुले? फायदा इन लोगों को हो रहा है, माफिया को हो रहा है जो हमारे पाकिस्तान की। और देखें इसके साथ देखें हमारे पाकिस्तान में खेलने के लिए जगह कोई नहीं बची सर। लाहौर के अंदर मैं आपको मैं चैलेंज करता हूँ, हम स्पोर्ट मैन है, लाहौर के अंदर आपको खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। ये सारा माफिया लोग जो ये गार्डन बना रहे हैं, जमीनों को हड़प कर रहे हैं, सारे इनके पास ही है सब कुछ। हमारे ऊपर तो यही है कि फौज ऐसे है, पुलिस ऐसे है, और ये काम सर ये लोग करके जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की जमीनें ये भूखे भेड़िए खा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी फजलुर रहमान साहब। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं इस वक्त, आपको नज़र आ रहा है कि लोग नाज़रीन कितने गमज़दा हैं उस वाक़े की वजह से और चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट एक्शंस लिए जाएं ताकि इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाक़या दोबारा ना हो। और खेल के मैदान के हवाले से एक दूसरी कॉल हमारे साथ हमें मौसूल हो चुकी है, इस पर तफसीलन आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे तफसीलन बात करके जाएँ। लेकिन वो टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे एक्सपोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की बात की जा रही है, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर इस मौजू की तरफ आते हैं। जी सर मैं चाहूँगा कि जो आप बता रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिएगा कि ये राइट डायरेक्शन में स्टेप है। राइट डायरेक्शन तो है, इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखें अगर जब तक हम एक्सपोर्ट में आगे नहीं जाएंगे हमारी मैशत जो है वो तरक्की नहीं हो सकती। और ये जो हम सोचते हैं कि रेमिटेंसेज आ गए, बाहर से लोगों ने पैसे भेज दिए,
इसको हम सस्टेनेबल नहीं है, हमें एक्सपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट हम बढ़ाएंगे तो फिर हम आगे जा सकेंगे। दुनिया में हम एक्सपोर्ट में बहुत पीछे रह गए। अच्छा, अब मसला क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे? एक तो ये है कि हर आदमी के अंदर एक्सपोर्ट के हवाले से एक खौफ है। हम सारे लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ना वो निज़ाम का पता है और हम खौफज़दा हैं कि यार अगर हम ये एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो कुछ थोड़े बहुत पैसे जो आपकी जेब में है वो डूब ना जाएं। बिल्कुल, आप बाहर माल भेजते हैं, पैसे वापस आएंगे नहीं, ये अंदर का खौफ है। इस खौफ को रियासत ने उतारना है, हुकूमत ने उतारना है। या तो लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, मॉडल पेश किए जाएं कि इस तरह एक्सपोर्ट हो सकती है, इस तरह एक्सपोर्ट के हवाले से कहीं अगर कोई गारंटी चाहिए तो गवर्नमेंट मैदान में आए तो वो चीज़ों को ठीक करे। एलसी का निज़ाम लोगों को समझाया जाए कि क्या है। तो छोटा छोटा जो मामला है वो ज़रा उन्हें अंडरस्टैंड। एक जो पार्क्स बनाए जा रहे थे, इंडस्ट्रियल हब्स बनाए जा रहे थे, उसके ऊपर सर क्या पेशरफ्त? वो एक्सपोर्ट से तो रिलेटेड नहीं। दूसरा ये है कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। एक्सपोर्ट हमारी तब बढ़ेगी, एक्सपोर्ट तब बढ़ेंगी जब हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएंगे। दुनिया का जो स्टैंडर्ड है उसको भी मीट करना ज़रूरी है कि हमें वो सर्टिफिकेशंस चाहिए कि अगर हम कोई माल बाहर भेजना चाह रहे हैं तो क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जिस मुल्क में भेजना चाह रहे हैं उस स्टैंडर्ड का। इसीलिए लोग पैसे डूब जाते हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा कि सर्टिफिकेशन के हवाले से चीज़ों को ईज़ किया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो लोगों को बताए जाएं और वैल्यू एडिशन की तरफ आया जाए। हम वैल्यू एडिशन में बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए और दुनिया जो है वो वैल्यू एडिशन से कमा रही है। तो ये इसको, इन स्टेप्स को हमें ज़रा एग्रेसिवली करने की ज़रूरत है, फिर हम इस तरफ आ सकेंगे। अदरवाइज़ जो है वो, अगर हमारी मईशत तरक्की कर रही है, हम स्टेबल हो गए हैं, तो हमारी और आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ना चाहिए ना जी। बेरोज़गारी कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, लोगों को रोजगार के मौके ज़्यादा मिलने चाहिए। इसमें एक डील हुई है यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान, जिसमें दोनों को बगैर टैरिफ के वो एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मार्केट्स एक दूसरे के लिए खुल गई हैं, जिसमें हमारे मैन्युफैक्चर हजरात ये कह रहे हैं कि हमारे पास भी एक GSP प्लस स्टेटस है जिसमें हम यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन एक खासा फ़र्क पड़ेगा। इस वजह से मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ी और सहूलियात देने की ज़रूरत है ताकि हमारी इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो ना बैठना शुरू कर दे। देखिए, GSP प्लस स्टेटस जो है वो एक ऐसे समझ लें कि आपको एक इजाफी एक इंसेंटिव था हमारे एक्सपोर्टर को कि उनको ज़रा रियायत मिल जाती थी। तो अब भारत एक बिग कंपेटिटर के तौर पर सामने आ जाएगा और वो एक बड़ा माहिदा जो है वो आज तक की बड़ी डील है। बिल्कुल, तो वो भारत के अंदर जो वैल्यू एडिशन है वो भी कहीं बेहतर है और वो एक्सपोर्ट उनकी जो है वो हमसे कहीं बेहतर है। तो हमें अब जाहिर है अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो हम कब तक दोस्त ममालिक कह के मुकाबला करते रहेंगे जी, दोस्त ममालिक है यहाँ सपोर्ट करते। GSP प्लस भी तो आपको एक इंसेंटिव है ना, प्रोटेक्शन दी हुई है। तो हम कब तक ये जो मसनूई प्रोटेक्शन के साथ जो है आगे बढ़ते रहेंगे? ठीक है ना, हमें जाहिर है दुनिया का मुकाबला करना है, ओपन मार्केट है, हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, हमें अपने निज़ाम को बेहतर करना है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं अभी तक मुतमईन नहीं हूँ जो सूरत हाल है ना वैल्यू एडिशन में हम। अच्छा, इसमें कितना किरदार हमारे ताजरों का भी, क्योंकि बड़े प्लेयर है ना, ताजरों ने एक्सपोर्ट बनानी है, ताजरों ने चीजें बनानी है, सब्सिडाइजेशन का कब तक मुतालबा किया जा सकता है ताजरों की तरफ से भी? लेकिन वो हमने आदी कर दिया ना, जब भी कोई बात होती है वो हम सब्सिडी की तरफ जाते हैं कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। गवर्नमेंट का काम होता है कि वो मैदान हमवार करना है, वो फील्ड, अच्छा फील्ड देना है जिसमें आप ओपन कंपटीशन में जाके दुनिया का मुकाबला कर सकें। अब गवर्नमेंट भी इस मामले में कमज़ोर है। देखें, मैं जैसे भी आपको कहा कि एक्सपोर्ट की अगर इतनी गुंजाइश है हमारे पास, एक्सपोर्ट की इतनी गुंजाइश है, हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, हर चीज़ हम जो है वो बाहर भेज सकते हैं और उसकी बहुत गुंजाइश है, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं हो रही और फिर हम इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे, फिर एक्सपोर्ट का एक खौफ है, उसको हम उतार नहीं पा रहे। उम्मीद करते हैं कि सर ये जो हम साइकिल में फंसे हुए, एक बूम और बस्ट का साइकिल है कि हम पीक स्टेबिलिटी अचीव करते हैं और उसके बाद दोबारा हमारी इकोनॉमी क्रैश करना शुरू कर जाती है। ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये ना होने के बराबर है। ये आप दुनिया के साथ कंपैरिजन करके देख लें, अपने खित्ते में कंपैरिजन करके देख लें, हम इस पे खुश नहीं हो सकते। थोड़ी इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली देखने की जरूरत है और जिस तरह एक्सपोर्ट इमरजेंसी की बात की जा रही है उसको लगाने की जरूरत है और ताकि हम इस साइकिल में से निकल सकें। सर, अब अपनी जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कॉलर्स ने भी जिसकी तरफ निशानदेही की कि खेल के मैदान कम होते जा रहे हैं, इसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जनूबी पंजाब की सर ओवरऑल सूरत हाल क्या है खेल के मैदान के हवाले से? मुल्तान से शुरू कीजिएगा और फिर दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं। देखिए, हम जब खेल के मैदानों की बात करते हैं, अमूमी तौर पर गवर्नमेंट के इदारे हमें ना स्टेडियम गिनवाना शुरू कर देते हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके पर ब्रेक के बाद इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के हवाले से, इन डिटेल हमने डिस्कशन की और जैसे बुखारी साहब ने कहा कि इसके ऊपर इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। खेल के मैदानों पे हमने इस ब्रेक के हिस्से से हमने बात करनी है। इसी के साथ साथ मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान की सौगात है सोन हलवा, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, खाई जाती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ जाती है। इस हवाले से बहुत दिन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में एक फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया गया, इसके रूह रवां, और इसको जो इनेकाद करने वाले डॉक्टर थे, जो प्रोफेसर थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम से जनाब, क्या हाल चाल है आपके? किस तरह का रहा ये फेस्टिवल? थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा। वंडरफुल, बहुत जबरदस्त रहा और मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ रोही आपकी टीम का कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इस इवेंट को कवर किया। एक्चुअली मुल्तान दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और आप कह सकते हैं कि फूड्स के हवाले से बड़ा मशहूर है दुनिया भर के अंदर, उसमें आम और दूसरा सोन हलवा है। बिल्कुल। आम को तो पजीराई मिलती है और गवर्नमेंट से लेके नीचे हमारे कंज्यूमर तक उसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी होती है, मगर ये जो हमारी कम्युनिटी है जो सैकड़ों सालों से जो है ना वो चली आ रही है सीजन के अंदर सोन हलवा, ये बड़ा इस पूरी मार्केट के अंदर डाउन सा फील होता है। तो हमने ज़किया यूनिवर्सिटी ने आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारी फील करते हुए कि इसको उजागर करने के लिए न्यू जनरेशन के अंदर भी इसके ट्रेंड्स को मुतारिफ करवाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया, जिसमें लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स मुल्तान के, जिसको आप कह सकते हैं कि खालिद सोन हलवा बनाने वाले हैं मुल्तान के, उनको हमने लूप में लिया और उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके ले आए। अच्छा, और लोगों को बताने की कोशिश की कि एक्चुअल सोन हलवा बनता कैसे है और दिखता कैसे है और टेस्ट कैसे आता है इसका। जनाब ये बताइएगा कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया या जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसकी तरफ से इनेकाद किया गया था इस फेस्टिवल का? BZG मुल्तान हमारे जो वाइस चांसलर हैं, ही इज वेरी इनोवेटिव इन हिज थॉट्स। ओके। तो VC साहब ने जिम्मेदारी दी डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और हमने वो जिम्मेदारी मनवान उसको जो है वो कबूल की और अल्हम्दुलिल्लाह उसको इम्प्लीमेंट किया। तो लीडरशिप जो है ना वो मैटर करती है। तो ये BZG का की जो लीडरशिप एट द मोमेंट मौजूद है वो इस तरह की इनोवेटिव थॉट्स लेके आना चाह रही है जिससे विन विन सिचुएशन हो, मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा हो सके, R&D ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो, इंस्टीट्यूशंस को भी फायदा हो और ओवरऑल जो है वो नेशनल स्कीम के अंदर हमें इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सके। एंड डॉक्टर तारिक ये बताइएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सोन हलवा प्रेजेंट, कितने काइंड के सोन हलवा प्रेजेंट किए गए थे वहाँ पर? हमारे इस वेन्यू पे मुल्तान रीजन और इसके आसपास के जहाँ जहाँ पे सोन हलवा बना था सब ने ही इसको प्रेजेंट किया। तो कन्वेंशनली देखें सोन हलवा के 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें सोहन हमारा स्प्राउटेड व्हीट है, देसी घी है, ठीक है, और नट्स हैं। तो लोगों ने इसके अंदर जो चेंजेस लेके आई हुई है वो ये है कि नट्स की वेरियस टाइप्स हैं, जैसे पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, बादाम है, इसके अलावा हनी है, इसके अलावा लोगों ने शुगर फ्री जो है वो भी सोन हलवा मुतारिफ करवाए हुए थे। ओके। सो इनके अंदर बीच में थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ जो है मॉडिफिकेशन के साथ एक मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि जायका जो है मुतारिफ करवाया है, जो कि ग्लोबल वर्ल्ड में उसको बड़े लोग जो है ना वो चाहते भी हैं और डिमांड भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर तारिक, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अमजद बुखारी मौजूद हैं जो कि अगर बहुत सब कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने फिर कंक्लूड क्या किया इस इवेंट से, क्या नतीजा निकला कि हम सोन हलवे की जो सनत है, जैसे आपने कहा कि ये पीछे जा रही थी तो इसको प्रमोट करने के लिए आपने काम किया, तो क्या वजूहत है जिसकी वजह से आपने महसूस किया कि पीछे जा रही है? और वहाँ जो डीलर्स या प्रोड्यूसर्स मौजूद थे जिन्होंने ये सोन हलवे के स्टॉल लगाए थे, उनकी कोई डिमांड्स भी थी गवर्नमेंट से कि क्या होना चाहिए? सर एक्चुअली देखिए कि 2 तरीके से चीज़ें जो है ना वो हमारी फ्यूचर में सोन हलवे की मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। एक ये है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ कॉन्शियसनेस के अंदर वो मीठे को कम करना चाह रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता और चिकनाई को कम करना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से ये इंडस्ट्री अपने आप को तैयार भी नहीं कर रही कि किस तरीके से हम मीठे को कम करें और इसके अंदर फिर भी जान रहे। और इसी तरीके से दूसरा ये कि इस एरिया की एडवर्टीजमेंट ना होने के बराबर है। ये लोग अपनी अपनी दुकानों में अपने अपनी छोटे छोटे जो आउटलेट्स में बैठ के समझते हैं कि शायद हमारी प्रोडक्ट जो है वो दुनिया भर में मशहूर हो जाएगी। वो पॉसिबल नहीं है। जो रिसेंट मार्केट की डिमांड्स हैं, ट्रेंड्स हैं, लाइक पैकेजिंग है इनकी, वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है। पैकेजिंग को इनोवेट करने की जरूरत है ताकि आज की जनरेशन उस पैकेजिंग के साथ, उस एडवर्टीजमेंट के साथ जो है वो बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं उनके माइंड जो है वो सेट हो सकें। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम एज अ R&D ऑर्गेनाइजेशन भी हम इनको इन एरियाज में सपोर्ट करें जो इनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो चैलेंजेस का सामना है स्टैंडर्ड्स के हवाले से, उनको स्टैंडर्डाइज कर सकें, इनके गाइडलाइन सेट कर दें इनके लिए
और ताकि इनकी ग्लोबल मार्केट में एक्सेस अच्छी हो जाए। ये वैल्यू एडिशन पे भी इसकी सोनाल्वे की वैल्यू एडिशन पे भी कोई बात हुई है, और खासतौर पे हम ये देखते हैं ना कि कैंडी की शेप में सोनाल्वा दिया जा सकता है, उसकी प्रमोशन भी हो सकती है, लेकिन वो एक ही शेप है जिस अंदाज से हम प्रेजेंट कर रहे हैं सोनाल्वे को। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, बुखारी साहब बिल्कुल सही फरमाया। ये वही चैलेंजेस हैं कि अभी तक हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो आज से 50-60 साल पहले वाली जो थॉट है उसके ऊपर बैठा हुआ है, किसी तरीके से दिखनी है ये चीज। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म सेट किया गया ताकि पता चल सके एट द मोमेंट ये कहाँ बैठे हुए हैं और हमें आपसे ऑनवर्ड जो है वो क्या काम करके इनको देना है ताकि इस शोबे के अंदर जो है वो जिद्दत लाई जा सके। डॉक्टर तारिक, ये बताइएगा कि हमारे पास कोई ऐसे बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको हम वी कैन लुक अप टू देम, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सोन हलवे की कैटेगरी में? बिल्कुल ऐसा ही है। एट द मोमेंट मैं हमारे इसी शहर के अंदर 5 से 6 ऐसी ब्रांड्स मौजूद हैं जो अपनी प्रोडक्ट मार्केट कर रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लेके आते हैं, बट उनको बैरियर्स हैं। एक दो तो ऐसे ही हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा तक अपने प्रोडक्ट लेके गए हुए हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स कुछ बेहतर किए हुए हैं। एंड ये B2B है या D2C है, डायरेक्ट आप उधर खुद ही भेज रहे हैं या ये किसी बिजनेस टू बिजनेस डील है? मेजॉरिटी B2C है। ओके। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो B2B जा रही है। मेजॉरिटी B2C है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से कुछ जो है वो हमारे दोस्त हैं वो जब यहाँ से जाते हैं तो लेके चले जाते हैं, किसी ने वहां से कुछ मंगवा लिया, तो मेजॉरिटी B2C काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दो लोग ऐसे हैं जो है वो B2B काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर काम किया जा रहा है। मुल्तान की जो सौगात है, जिस तरह आपने बात की कि इसको मार्केट करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के ताजरों के लिए। डॉक्टर साहब, अगर आप इसके वाले से मजीद कोई कॉमेंट करना चाहें जिसको वैल्यू एडिशन इशू से, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि ये जो एक कलरफुल इवेंट था और सोन हलवा यहाँ की सौगात है, जब हम मुल्तान की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें जो है ना उभर कर सामने आती हैं। एक मुल्तान के आम, बिल्कुल, दूसरा जो है वो यहाँ का सोन हलवा, तीसरा यहाँ की डोली रोटी, और 2-3 और प्रोडक्ट्स भी हैं, फिर मैं नाम लूँगा तो स्पेशली वो मखसूस लोग बनाते हैं तो उनकी प्रमोशन वाली बात हो जाएगी। जैसे दिलमीर के पेड़े, चले मैं ले देता हूँ नाम, मोटे हलवाई के तोशे, ठीक है ना, ये सारे जो है ना वो बड़ी शोहरत रखने वाले लोग हैं। अच्छा, अब ये हो ये रहा है कि सोन हलवा जो है वो 100 साल पहले जिस तरह बनाया जा रहा था, जिस तरह प्रेजेंट किया जा रहा था, आज भी वैसे ही प्रेजेंट किया जा रहा है। उसकी हमने शेप में देखें ना, एक कैंडी की शेप में हो सकता है ना, रैप किया हो, बिल्कुल ठीक है ना, आपको 10 रुपए की शेल्फ लाइफ के ऊपर काम किया जा सकता है, लाइफ पे काम किया जा सकता है, उसकी प्रेजेंटेशन। अच्छा, फिर उनके इंग्रेडिएंट्स पे भी काम किया जा सकता है, उसकी रेसिपी पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। उसी तरह का सोन हलवा बन रहा है, उसी तरह पैक हो रहा है। और सबसे बड़ी जो बदकिस्मती वाली बात है, सोन हलवे के नाम पे बहुत सबस्टैंडर्ड जो है वो हलवा बेचा जा रहा है, और वो सारी शॉप्स जो है वो सबर्ब में मौजूद हैं जहाँ से मोटरवे गुजरती है, यहाँ से वो लोग लेके जाते हैं और जाके जब अपने लोगों को देते हैं तो वो कहते हैं शायद यही सोन हलवा। यही मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें सबसे बड़ा मसला कॉपीराइट का भी है। अब हर किसी ने अपने नाम के साथ खालिस लिखा है, और हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना जी, अगर मुझे सोन हलवा लेना हो तो कहाँ से लें, बिल्कुल ठीक है ना, अच्छा सोन हलवा कहाँ से लें? तो ये सारी इस खास तौर पर चले हम तो फिर भी कोई ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ से गुजरने वाला, रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला, एयरपोर्ट से गुजरने वाला या रोड से गुजरने वाला, उसको जो सोन हलवे के नाम पे पकड़ा दिया जाता है, ठीक है, जब वो जाके खोलता है तो कहता है ये क्या सोन हलवा है, ठीक है। बिल्कुल सर, हमारे पास लास्ट 30 सेकंड रह गए हैं। कॉलर जो है वो बड़े नाराज हो जाएंगे हमसे। मैं चाहूंगा कि खेल के मैदान पे बिल्कुल एक लाइन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर इस पे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। खेल के मैदान में बहुत पीछे चले गए, यही वजह है कि हमारे यहाँ शुगर का मर्ज बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बच्चों के पास मौके नहीं है। ये किसी जमाने स्पोर्ट्स ग्राउंड हमने मुल्तान में बनाया था, जो मुल्तान के रहने वाले वो जानते हैं, मतलब हर किस्म का बच्चा वहाँ आके खेल सकता था। अब हमने ना अपने ग्राउंड्स को भी ताले लगा दिए, बिल्कुल ग्राउंड्स को ताला लगाना शुरू कर दिए और दीगर नए ग्राउंड्स बनाए भी नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब प्रोग्राम में तशरीफ ले और इन डिटेल हमने हर मौजू पे डिस्कशन करने की कोशिश की जो इस हफ्ते की अहम खबरें थी। नाज़रीन, मजीद भी कुछ काफ़ी ज़्यादा खबरें रह गई हैं, इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा गुजारिश करेंगे बुखारी साहब से उनको प्रोग्राम में मदऊ करें। प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त इख्तिताम हुआ, ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ नए मेहमान होंगे, एक नया टॉपिक होगा, तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हफ्ते की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी उसके ऊपर हमने इन डिटेल डिस्कशन की। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पिछला हिस्सा आपको पसंद आया होगा नाज़रीन, क्योंकि आज वीकेंड का प्रोग्राम है और वीकेंड के प्रोग्राम पे हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम को थोड़ा सा लाइट रखा जाए। तो इस हवाले से आज हमने मशहूर जनूबी पंजाब के बहुत ही मशहूर मारूफ सिंगर को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। फ़राह अली ख़ान साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर हैं। इनकी आज जर्नी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि कब इन्होंने आगाज़ किया, वो कौन सा पहला शख्स था जिन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना और इनको कहा जी आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, आपको इसको प्रोफेशनली इख्तियार करना चाहिए। इस सवाल तफसील गुफ्तगू करेंगे और इनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए कुछ हमें सुनाएं भी सही, कुछ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला मैम। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे आज यहाँ पे मदऊ किया, बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शान ज़फ़र साहब, जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में। इनसे बात करेंगे कि पोलियो मुहिम के हवाले से इस वक्त हुकूमत पंजाब की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है, उसकी क्या डिटेल्स हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने एक पब्लिक हेल्थ का कोर्स भी किया हुआ है, उसकी डिटेल क्या है, क्या हुकूमत की तरफ से इनको वो कोर्स कराया गया है या इन्होंने खुद किया है, और इसका इम्पैक्ट जो इनकी जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर किस तरह पड़ रहा है। दीगर हम ये भी कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान किस तरह काम करती है, उसके डोमेन क्या है, अगर किसी को कोई मसला है तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है। सवाल तफसील गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब पहले मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि थोड़ी सी मौसीकी में कोई रखते हैं शगफ, पसंद करते हैं गाने सुनना? हाँ जी, वो सारी सी बात है। किस तरह का, कौन सा जॉनरा पसंद करते हैं आप? गज़ल पसंद करते हैं या आपको थोड़ा सा हिप हॉप पॉप पसंद है? नहीं, ये गज़ल वगैरह। गज़ल पसंद करते हैं, सूफ़ी सिंगिंग की तरफ भी आप थोड़ा सा रुझान ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में आप इस वक्त काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को थोड़ा सा अगर मैं डिफ़ाइन, आप गुजारिश करूँगा थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिएगा कि ये क्या है, किस तरह काम करती है, डोमेन्स क्या हैं इसके? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मैनेजमेंट दी जाती है ना, हेल्थ के लिए, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये इसमें डिजीज़ प्रिवेंशन वगैरह पे काम करते हैं। तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल इनके पास होता है। ठीक है। अच्छा, पब्लिक हेल्थ की तालीम आपने हासिल की, ये हुकूमत की तरफ से तमाम डॉक्टर्स को कराई जाती है जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, या आपने खुद इसका फ़ैसला किया है कि मैं ये तालीम हासिल करूँगा? नहीं, सबको तो नहीं कराई जाती हुकूमत की तरफ से तो नहीं। ये मैंने जैसे निश्ते से जैसे कंप्लीट की ना अपनी हाउस जॉब, तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ करना होता है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया, MPH, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने ये MPH की डिग्री हासिल की। ये पब्लिक हेल्थ बेसिकली अपनी जो एंटायर कम्युनिटी होती है ना, एक जो हमें असाइन की जाती है, उसमें उस इलाके की पॉपुलेशन पे, डिजीज़ प्रिवेंशन पे और प्रोलॉन्गिंग लाइफ पे और प्रमोटिंग हेल्थ पे काम करना होता है। अच्छा, ये पब्लिक हेल्थ के हवाले से आपने इस कोर्स का इंतखाब किया, ज़ाती आप इसका रुझान आपका इस तरफ था, ग्रेविटेट आप इस तरफ ज़्यादा हो रहे थे, या आपको लगा कि यार ये आगे फ्यूचर के लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है? तो मैं ज़रा डिसीजन समझना चाह रहा हूँ कि क्यों लिया गया ये डिसीजन। ये क्योंकि मैं मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता था। अच्छा। तो मैनेजमेंट की तरफ जाने के लिए MPH का जो है कोर्स ज़रूरी होता है, ये डिग्री। ये जैसे उसमें आगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में हेल्थ मैनेजर वगैरह या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह इस तरफ जाने के लिए ये किया जाता है। अच्छा जनाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से, इसकी क्या डिटेल्स हैं, कब से कब तक ये होगी, और क्या आवाम का ज़रा रुझान बताइएगा कि अक्सर औक़ात हम अखबारों में खबरें सुन रहे होते हैं कि रिफ्यूज़ल रेट जो है हमारा जनूबी पंजाब के तक तो बहुत कम है लेकिन दीगर अज़ला में ज़्यादा है। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्यों अभी तक हमारे यहाँ रिफ्यूज़ल रेट अभी पाया भी जाता है, इसको तो ज़ीरो होना चाहिए बिल्कुल। हाँ जी, 5 रोज़ा मुहिम हमारे पास शुरू हो चुकी है। अब हमारे जो पंजाब की बात है, इसमें बहुत कम ही रिफ्यूज़ल रेट है, क्योंकि हमारे जो हर UC लेवल पे इसके बारे में पहले ही मीटिंग डिस्कस हो जाती है, और जो इलाके के कुछ ख़ास मोतबर लोग होते हैं उनको बुलाकर डिस्कस कर लिया जाता है कि कोई इस तरह का इशू हो तो वो हमारे साथ आकर हेल्प करते हैं। वो कोई वैसे तो बिल्कुल 5% भी नहीं होता आज का रिफ्यूज़ल रेट, लेकिन फिर भी कोई कभी हो तो इन लोगों के ज़रिए हम उसको हल करा देते हैं।
ठीक है, अब नाज़रीन हमारे साथ फ़रह अली खान साहिबा मौजूद हैं। इनकी थोड़ा सा जर्नी पे बात कर लेते हैं कि कब आगाज़ किया, वो कौन शख्स था, क्योंकि टैलेंट को भी पहचानना एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि ये खुदादादी सलाहियत आपके अंदर मौजूद है, इसको मज़ीद पॉलिश करें, प्रोफेशनली इसके ऊपर काम करें। फ़रह अली खान पे जाने से पहले हमारे साथ रिपोर्टर लाइव हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मार्केट के रेट से आगाह करेंगे। गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी गौहर, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? जी बिल्कुल, मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला इस वक्त बरकरार दिखाई देता है। कुछ सब्जियां महंगी हो रही हैं, कुछ सस्ती होती हुई दिखाई दे रही हैं। मौसम की तब्दीली और मौसमी सब्जियां हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ चुकी है और उनकी कीमतों में भी बड़ी कमी आई है। इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली सब्ज़ी की बात की जाए, जो इस वक्त सब्ज़ी मंडी में फ़रोख्त हो रही है, वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो साग है सरसों का, वो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है क्योंकि उसका सीज़न है। सरकारी रेट लिस्ट में सरकार जो साग है उसकी कीमत 44 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि आम मार्केट में इस वक्त 60 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही सुहाजना है, वो भी सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुहाने की कीमत जो है इस वक्त सरकारी रेट लिस्ट में 240 रुपये है, जबकि आम मार्केट में 250 रुपये से ज़ायद फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्योंकि सर्दी के हवाले से मिक्स सब्ज़ी की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है और सीज़न भी होता है और कीमतें भी कम है। मेथी की कीमत जो है वो सबसे कम दिखाई देती है, तकरीबन 18 रुपये किलो के हिसाब से, और आम मार्केट में इस वक्त 40 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इस टाइम आलू पूरी मार्केट में पूरे तरीके से मौजूद है, ख़रीदार कम है, आलू की खेप जो है वो ज़्यादा है, तो आलू की कीमत में भी वाज़े तौर पर जो है वो कमी हमने जो है वो आते हुए देखी है। इसके साथ साथ जो अदरक की कीमत के हवाले से बात करें तो आम मार्केट में इस वक्त 350 रुपये किलो है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में जो है वो 262 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ जो मटर है वो आम मार्केट में 80 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है और सरकारी रेट लिस्ट में उसका 56 रुपये किलो है। आम मार्केट में हरी मिर्च के हवाले से बात कर ली जाए तो वो 80 रुपये के हिसाब से जा रही है और सरकारी रेट लिस्ट उसका 64 रुपये है। लीमू 90 के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, आम मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट 70 रुपये है। ये तमाम जो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और मसाला जात हैं उनकी कीमतों में अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो आम मार्केट का जो रेट है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुकाबले में 20 से 25 रुपये किलो जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसे में शहरियों का यही मुतालबा है कि कीमतों में हुकूमत जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इस्तेकाम लाने के लिए जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है तो इसे दुरुस्त जारी किया जाए ताकि शहरियों में बहम पैदा ना हो। अगर ये सरकारी लिस्ट दुरुस्त जारी की जा रही है तो आम मार्केट में जो सब्जियां लोगों को महंगी मिल रही हैं, मसाला जात महंगे मिल रहे हैं, इसके ऊपर काबू पाया जाए और क्रैक डाउन किया जाए। जी बहुत शुक्रिया गौहर, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह गौहर बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आ रहा है जो हमें ऑफिशियल रेट्स मिल रहे हैं उसमें और एक्चुअल मार्केट के रेट्स में, इस गैप को कम करने की ज़रूरत है इस ताकि एक्चुअल रेट्स पे आवाम को चीज़ें मिलना शुरू हो जाए, गरां फरोशी का कला कमा किया जा सके। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़रह अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी थोड़ी सी जर्नी पर हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ पेश भी करें। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब से तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त पोलियो के हवाले से किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है और रिफ्यूज़ल रेट के हवाले से डॉक्टर साहब ने आगाह किया कि बड़ा ही खुश आइंद है कि इस वक्त रिफ्यूज़ल रेट ना होने के बराबर है, ख़ासतौर पर पंजाब की हद तक। फ़रह अली खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने जर्नी पे बात करनी है। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक होता है गायकी, देन एक और चीज़ होती है स्टेज परफॉर्मेंस। अपने जो ऑडियंस है, जो सामीन है, नाजरीन है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और जो हम लोगों को, जैसे ही मैं पूछना चाह रहा था जर्नी के ऊपर, तो हमें फीडबैक बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैडम को कहें जी हमें थोड़ा सा कुछ सुनाएं। काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत और स्टेज परफॉर्मेंस, इस चीज़ को सीखना मैं चाहूँगा, बताइएगा कि गायकी तो अपने यहाँ है, आपका माशाल्लाह सुर सारे पक्के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताइएगा कि ये स्टेज परफॉर्मेंस कितना अरसा लगा सीखने में कि इस चीज़ को सीखा जाए कि किस तरह अट्रैक्ट करनी है ऑडियंस? असल में म्यूज़िक की दुनिया में मुझे ओनली 3 साल हुए माशाल्लाह, और 3 सालों से मेरे उस्ताद जी जो हारमोनियम पे सूफी असलम साहब, इनसे ही मैंने सीखा है। और रही बात स्टेज परफॉर्मेंस की, जब तक आप आवाम के साथ इन्वॉल्व नहीं होते आपकी गायकी सिफर है। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि वो कौन सा पहला शख्स था जिसने आपके अंदर ये टैलेंट पहचाना कि आपको तो इस मैदान में आना चाहिए? मुझे लग रहा था कि आप तो काफ़ी अरसे से रियाजत कर रही हैं और इस शोबे से मुंसलिक हैं, लेकिन आप तो कह रही हैं मैं तो पहले 3 साल पहले आई। मुझे 3 साल हुए हैं और सबसे पहले मेरे उस्ताद
सगीर अहमद साहब, वो मेरे पहले उस्ताद हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कम अरसे में बहुत कुछ सीखा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, उस्ताद सगीर साहब और सूफी असलम साहब हारमोनियम पे जो मुझे रियाजत करवाते हैं, इनकी वजह से। कितना इम्पोर्टेंट है रियाजत करना, और आजकल के सिंगर को क्या करना? तो डेली आपकी रियाजत होनी चाहिए। एक दिन अगर आपने रियाज नहीं किया तो समझ लें कि आप 1 वीक पीछे चले गए। जब आजकल के सिंगर्स तो कहते हैं जी हम जाएंगे स्टूडियो में, ऑटो ट्यूनर है पड़ा, हम गाना गाएंगे, हमारे कुछ जो सुर नहीं भी लग रहे होंगे वो भी पक्के लगा देगा वो, तो उस वाले से असल में ऐसा है कि आजकल ये ट्रैक्स वगैरह हैं, लोग लिपसिंग करते हैं और आवाम को खुश कर देते हैं। गायकी बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, गाना आसान नहीं है। अच्छा, और हर बंदा शॉर्टकट के चक्कर में है आजकल। मैं डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? आजकल म्यूजिक का ट्रेंड थोड़ा सा बदलता जा रहा है, और फिल वक्त आपको मैडम की किस तरह लगी परफॉर्मेंस? डिड यू एंजॉय दैट? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मैडम की। अच्छा, दीगर आपने बताया था कि मुझे ज़रा गज़ल पसंद है, इस तरह की सूफी सिंगिंग पसंद है, तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम ट्रेंड देखें हमारी जनरेशन जी का, तो वो हिप हॉप की तरफ और रैप और उस तरफ जा रहा है। आप ज़ाती तौर पर गज़ल पसंद करते हैं, उसकी कोई ख़ास वजह? हाँ जी, बस वो मेरी कुछ नेचर ही ऐसी है शुरू से। और ये जैसे वो नुसरत फ़तेह अली खान या वो राहत फ़तेह अली खान, ज़्यादा मैं पहले जब फ्री होते थे तो यही कुछ ना कुछ सुनते थे स्टूडेंट लाइफ में। हाँ जी, अभी टाइम मिलता ही नहीं है। अब तो मुश्किल ही होता है। अच्छा मैडम, मैं ज़रा जानना चाह रहा था कि जैसे सर ने बताया कि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है पड़ा इस तरफ, हिप हॉप की तरफ और रैप की तरफ। आप बड़ा वर्सेटाइल सिंगर हैं, ज़ाती तौर पर आप कौन सा जॉनरा एंजॉय करती हैं जब आप गाना गा रही हैं? पंजाबी और सराइकी। सराइकी हमारा वसेब है, सराइकी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, अब हम लोग रियासत की बात कर रहे थे, इसके बारे में ज़रा इंपॉर्टेंस बताइएगा कि आपकी क्या प्रैक्टिस है, किस वक्त की जाती है? अक्सर लोग सुबह के टाइम पे करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग रात के टाइम पे भी उसको करते हैं, कुछ 2-4 घंटे इसके लिए रियासत के निकलते हैं। मैं ज़रा आपकी भी प्रैक्टिस इस हवाले से जानना चाहूँगा, और नए जो सिंगर्स हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले फ़रा साहिबा से हम गुफ्तगू कर रहे थे, थोड़ी सी उनकी रियासत के हवाले से जानना चाह रहे थे, और बहुत ही बहुत बेहतरीन 2 गाने उन्होंने पेश किए। हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ और भी पेश करें, और नए आने वाले सिंगर्स को वो क्या मशवरा देंगी। तो फ़रा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से हमने पब्लिक हेल्थ के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की थी। मैं चाहूँगा कि ये जो कोर्स है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। पब्लिक हेल्थ में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हुकूमत किस तरह काम कर रही है, इनकी जो ये डिग्री है, इन्होंने कोर्स किया है, किस तरह मौसर है, और आगे आने वाले दिनों में क्या बेहतरी ये देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, अगर हम हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि एक तो अपने कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं ना, इम्पैक्ट की बात करते हैं कि किताबों की हद तक तो हमने पढ़ लिया, इसका आप इम्पैक्ट किस तरह देखते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान, और दूसरा हेल्थ सेक्टर में आगे मजीद किस तरह की बेहतरियाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हुकूमत की तरफ से? बेसिकली जो ये पब्लिक हेल्थ है ना, ये इज़ एन आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ इन पॉपुलेशन ऑफ एंटायर कम्युनिटी। जो हमें एक कम्युनिटी असाइन की जाती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसमें हमने डिजीज़ प्रिवेंशन पे काम करना होता है कि बीमारियों से किस तरह बचा जाए। उनको ब्रीफ करना होता है पॉपुलेशन को कि किस तरह थ्रू वैक्सीनेशन भी इस पे प्रिवेंशन पे काम किया जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन की जाती है और उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए। ये उसी तरह का प्रोग्राम है ये जो हम आजकल लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर वाला प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें 35,000 कुछ का डेमोग्राफिक्स दिए गए हैं और उसके अंदर वो लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर जो है वो उसको देखेंगी। क्या पब्लिक हेल्थ रिलेटेड टू दैट है? वो इसका एक हिस्सा है। ये पब्लिक हेल्थ के ये मुख्तलिफ वो भी इसका एक हिस्सा है। जैसे कि पहले के हेल्थ वर्कर्स होती थी जी। वो एक घर घर जाकर लोगों को बेसिक जो थी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। तो ये पब्लिक हेल्थ में ये सारा इसमें प्रिवेंशन भी काम होता है, डिसीज़ प्रिवेंशन पे किस तरह काम करना है, थ्रू वैक्सीनेशन किया जाता है और उनके इसके अलावा लोगों को ब्रीफिंग दी जाती है कि वो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस किस तरह बीमारियों से बच सकते हैं, किस तरह वो अपनी हाइजीन का कैसे और फूड में और एक्सरसाइज वगैरह के बारे में ब्रीफ करके उनको पहले तो प्रिवेंशन पे काम किया जाता है। फिर उसके अलावा अगर कोई खुदा न खास्ता आउटब्रेक हो जाती है तो उसको फ़ौरन ही आगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करना होता है।
ताकि उसको वहाँ ही कवर कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज क्योंकि हमने बात करनी है अल्ट्रासाउंड के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मिथ्स भी पाए जाते हैं, लोग करवाना भी नहीं चाहते, वो कहते हैं कि शायद कोई इसकी रेडिएशन से कोई नुकसान होता है। पहले तो मैं चाहूँगा इसका ज़रा तफसील में बताइएगा जवाब, आज के दौर में भी क्यों इस तरह की मिथ्स प्रिवेल कर रही हैं? जी, अल्ट्रासाउंड जो है ना बिल्कुल सबसे सेफ और नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है। इसमें सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन किसी किस्म की कोई नहीं होती, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं सिर्फ, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर है, गाल ब्लैडर है, किडनीज हैं, यूट्रस है, इनकी इमेज क्रिएट करती हैं, जो कि सोनोलॉजिस्ट अपने देख के उसका मुआयना करता है। ठीक है। इसमें रेडिएशन जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह, इसमें किसी किस्म की अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन कोई नहीं होती, ये बिल्कुल इसलिए सेफ होता है यूजुअली और नॉन इन्वेसिव है। यूजुअली ज़्यादातर ये प्रेगनेंसीज के दौरान हम लोग देख रहे होते हैं कि फीमेल्स करवा रही होती हैं। अक्सर लोग अब एक दफ़ा करवाया, 3-4 दफ़ा अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है तो वो फिर मना कर देते हैं, वो कहते हैं हम नहीं करवाना चाहते। तो उसकी क्या वजूहत होती हैं, क्या जहन में चल रहा होता है इंसान के, तो वो कहते हैं कि हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि बार बार कराने से शायद बच्चे में कोई मसला हो जाएगा या कोई इसका नुकसान होता है। इसका अल्ट्रासाउंड का नुकसान तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोई किसी किस्म का नहीं होता, कोई इसकी रेडिएशन नहीं होती, और जितनी बार भी कराया जाए इसका कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी वो हर प्रेगनेंसी की नीड के ऊपर होता है कि किसी की क्या पोजीशन चल रही है। अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो सिर्फ ट्राइमेस्टर में एक बार भी काफ़ी होता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फील्ड्स में जिद्दत आती जा रही है, मेडिकल के डिफरेंट ऑपरेशंस की बात करें या दीगर जितनी भी हम चीज़ों की बात करें उसमें काफ़ी जदीद हो चुका है। अल्ट्रासाउंड इस वक्त अगर हम बात करें तो कितना जदीद हो चुका है, या ये अभी भी वो पुरानी प्रैक्टिस इस पर चल रहा है पाकिस्तान की हद तक अगर हम बात करें? हाँ जी, नहीं, इसमें भी काफ़ी डॉप्लर स्टडी होती है। इसमें हम डॉप्लर अप्लाई करते हैं, जिसमें अपनी वेजेस में ब्लड सर्कुलेशन को देखा जाता है, किसी किस्म की ब्लॉकेज भी खुदा न खास्ता ना हो वेंस में। इसमें जो स्मॉल पार्ट्स हैं, थायराइड है, इसका भी स्कैन किया जाता है। इसमें इसके अलावा नीडल बायोप्सी के लिए भी गाइडेंस इसके ज़रिए की जाती है। ठीक। अच्छा अब ये बताइएगा कि ज़्यादातर जैसे मैंने बात की कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, लेकिन क्या इसके अलावा और कौन सी बीमारियां जिसमें देखा जाता है? अभी आपने गॉल ब्लैडर की बात की और दीगर मेरे ख्याल किडनी स्टोन्स के हवाले से भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, अल्ट्रासाउंड में ये सारी टोटली लिवर की भी किसी किस्म की बीमारी का भी इसमें पता चल जाता है, किडनी स्टोन्स वगैरह, या उसमें कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, या ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, या उसमें इन्फ्लेमेशन हो, कोलिसिस्टाइटिस हो, या यूट्रस का कोई फाइब्राइड वगैरह हो या सिस्ट हो। उसके अलावा दिल में भी इको भी अल्ट्रासाउंड के जरिए की जाती है। इंटरनल तकरीबन सब ऑर्गन्स में अल्ट्रासाउंड काम करता है। अच्छा ये बताइएगा कि यूजुअली जब हम रिपोर्ट आती है, आजकल तो एक बड़ा ट्रेंड है कि उसकी तस्वीर खींचेंगे और एआई किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे कि जी बताएं मुझे क्या है, ताकि मुझे डॉक्टर की फ़ीस ना देनी पड़े। इस तरह की प्रैक्टिस ठीक है? और डॉक्टर क्या देख रहा होता है वो क्या, जब इन लोगों से पूछा जाए ना कि आप क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये अपलोड कर रहे हैं पिक्चर, तो वो कहते हैं कि यार डॉक्टर ने भी तो जो 5 साल 7 साल में पढ़ा है, हम लोग तो यहाँ पर इसके पास तो सारी डिटेल्स मौजूद हैं, हमें कुछ ना कुछ डायग्नोसिस दे देगा। अल्ट्रासाउंड पे इसमें इस तरह की एआई वगैरह पे कोई डायग्नोसिस नहीं की जा सकती। अल्ट्रासाउंड पे सोनोलॉजिस्ट जो कर रहा होता है उसका एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है। वो ऑब्जर्वेशन सारी उसने ही करनी होती है, क्योंकि स्कैन मशीन में तो सिर्फ एक प्रोसेस है, उसने ट्रांसड्यूसर रखना है, अपनी इमेज क्रिएट करके दे देनी है। आगे वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ का लिवर का कोई पैरेंकाइमा का इशू है, कोई यूट्रस में कोई फाइब्राइड है, कोई स्टोन है तो किस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर यूरेटर में तो किस जगह पे, ये ऑब्जर्व करना सारा सोनोलॉजिस्ट का काम होता है। और सोनोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ना हो तो इसमें फिर भी अल्ट्रासाउंड पे कुछ डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता। एआई तो बात की बात है। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर औकात ये सोनोलॉजिस्ट की जैसे आप बात करें कि गलतियां भी होती हैं, तो कहाँ पर यूजुअली सोनोलॉजिस्ट गलती करते हैं और लोग भी फिर पैसे बचाने के लिए किसी भी जगह से जाकर अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं? हाँ जी, इसमें एक तो ये सोनोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है बेहतर डायग्नोसिस के लिए। दूसरा किसी हद तक स्कैन मशीन भी इफ़ेक्ट करती है कि किस लेवल की है। डॉपलर मशीन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। बाकी इसके अलावा अगर ज़्यादा इसमें मेन यही होता है कि सोनोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट होने पे डिपेंड करता है।
डायग्नोसिस। ठीक है। अच्छा, और जो मैंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की कि लोग जो है वो अपनी रिपोर्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे और उसकी रिपोर्ट पब्लिश कर उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपलोड कर देंगे, या उनको कोई बीमारी होगी उसके सिम्टम्स लिखेंगे और उनको तफसीलन अपनी बीमारी बताएंगे, वो उनको कोई ना कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा, या उसको बाईपास करने के भी आजकल लोगों के तरीके हैं, वो प्रॉम्प्ट इस तरह के देते हैं कि कुछ ना कुछ वो बता देता है। ये अमल ठीक है या नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए फ़िलहाल। आगे मज़ीद इसमें कोई जिद्दत आ गई तो क्या पता कुछ ऐसा सिस्टम निकले। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है उसमें, क्योंकि जब प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगी जब तक तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। सिम्टम्स सिर्फ पुट करने से या ब्लड की रिपोर्ट उस पर दे देंगे, वो तो बता उसके तो वैसे ही रेफरेंस रेंज वैसे भी लिखी होती है साथ, वो खुद वैसे भी देख सकते हैं, वो बता देंगे, तो उससे डायग्नोसिस नहीं हो जाती, या सिम्टम्स पुट करने से भी नहीं। इसमें कई बीमारियां होती है जिसमें सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लेकिन डायग्नोसिस पहले बिल्कुल एक्यूरेट करना ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ लिंक्ड है ना, ओवर द काउंटर मेडिसिन की। हम बारहा प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात करते हैं, जब भी हमारे पास कोई हेल्थ एक्सपर्ट आते हैं, कोई डॉक्टर आते हैं, तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारे यहाँ ये अभी भी अलमिया है कि लोग जाएंगे किसी भी फार्मेसी पे, उसको अपने सिम्टम्स बताएंगे, एआई तो फिर भी अगर ना भी इस्तेमाल करें तो वो फार्मेसिस्ट दवाई लिख के दे देता है, जिस तरह की दवाई आपको चाहिए वो दवाई आपको मिल जाती है। ये इस प्रैक्टिस का नुकसान किस हद तक हो सकता है? खास तौर पर बैक्टीरियल एंटीबॉडीज़ के बारे में भी ज़रा बताइएगा कि उसका फिर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो मैं वाकई कहना चाहूँगा हमारे मुल्क में ये क्वैकरी का बहुत ज़्यादा मसला है हर जगह ही। जैसे देही इलाकों में तो उससे भी ज़्यादा ये क्वैकरी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग क्वैक्स के पास जाकर, या जैसे आप कह रहे हैं फार्मेसीज पे जाकर वो सिम्टम वगैरह बता कर ले लेते हैं। इसके जैसे एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं आप, वो एक हैवी एंटीबायोटिक शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप कोई हैवी एंटीबायोटिक ले रहे हैं और आप उसकी बहुत हाई डोज ले रहे थे, अगर आपका कोई हादसा होता है और उस वक्त अगर आपको वो एंटीबायोटिक लगाई जाती है तो फिर वो असर करना ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत ने जो उसके खिलाफ लड़ना सीख लिया। ऐसा होता है? हाँ जी, ये बेजा इस्तेमाल से ना एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, फिर वो जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इफ़ेक्ट उस पर बहुत कम होता है। तो इसमें डॉक्टर्स का कितना किरदार है? मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था, मैंने कहा कि सर मुझे एंटीबायोटिक से थोड़ा सा मैं इज्तनाब करता हूँ, मुझे ना लिख के दीजिएगा अगर बाईपास हो सके, क्योंकि ये भी बड़ी गलत प्रैक्टिस है कि मैं डॉक्टर को बताऊँ कि आपने मेरे साथ क्या करना है या क्या नहीं करना। वो कहता है यार मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा भी अलमी है कि अगर मैं दवाइयाँ कम लिख के दूँगा तो जो लेने आया बैठा वो कहेगा यार ये तो डॉक्टर सही नहीं, इन्हें मेरे दवाइयाँ नहीं लिख के देते। सही नहीं, ये जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है और जिस तरह की होती है वो तो करनी ज़रूरी होती है। जैसे आज के बच्चों में 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक दी जाती है, ये सही नहीं है। रेजिस्टेंस आने के बाद फिर वो दूसरी आम जो दवाइयाँ वो असर नहीं करती, इसलिए बेहतर डायग्नोसिस और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। हाँ जी, वो जो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है वो तो देनी ज़रूरी होती है, वो तो देनी पड़ती है। जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन नाज़रीन एक बर्थडे हमने विश करनी है। हमारे कैमरामैन हैं इरफान असलम साहब, उनके भतीजे की आज बर्थडे है, ज़ुहैब हसन साहब की। हैप्पी बर्थडे टू यू जी ज़ुहैब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू जी हसन, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे अल्लाह हेल्प यू इन ऑल योर एंडेवर्स, और आगे आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा साल हो, और जितने भी आपके पेरेंट्स ने आपके लिए गोल्स रखे हुए हैं, नेक तमन्ना है, अल्लाह ताला उन सबको पूरा करे। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फरा साहिबा से डिस्कशन करेंगे, इन डिटेल डिस्कशन करेंगे गायकी के हवाले से भी, और उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए कुछ पेश करें। तब तक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम अल्ट्रासाउंड के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे और फरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मैंने सवाल किया था कि आजकल के जो नए आने वाले सिंगर्स हैं वो रियाजत नहीं करते, अपने गले पर प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी वजह से क्या नुकसान होता है, सिंगिंग पे किस तरह का इम्पैक्ट होता है, और इनका अपनी रूटीन क्या है, ये कब रियाजत करना पसंद करती हैं। अक्सर औक़ात जो सिंगर्स हजरात होते हैं वो सुबह सुबह करते हैं, कुछ लोग रात के वक्त भी इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं अपनी मसरूफियत के लिहाज से। जी मैडम, एक तो बताइएगा कि रियाजत की कितनी इंपॉर्टेंस है, दूसरा आप किस वक्त करती हैं रियाजत, दिन के टाइम करती हैं या रात के टाइम
टाइम पसंद करते हैं? मेरा अपना रियाजत का टाइम है वो तो शाम को है। मैं 9 बजे से 11 बजे तक डेली रियाजत के लिए अपनी म्यूज़िक एकेडमी में जाती हूँ और उस्तादों के साथ में अपनी रियाजत करती हूँ। ठीक है। और जो आने वाले नए बच्चे बच्चियाँ हैं जो म्यूज़िक के साथ रिलेटेड हैं, जो म्यूज़िक को, सुर को समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो लाइव म्यूज़िक को फ़रोग़ दें। अच्छा, मेहनत करें, सुरों को समझें और सच्चे सुरों के साथ सच्ची मोहब्बत करें। अभी आपने एकेडमी का जिक्र किया कि आजकल हमारे हाँ ये भी अलमिया है कि लोग सीखना चाहते हैं लेकिन उस तरह की एकेडमीज़ मौजूद नहीं हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास, हम कहाँ पर जाएं, किस तरह सीख सकते हैं। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या वाकई एकेडमी मौजूद नहीं है या लोग सीखना ही नहीं चाहते? कुछ लोग तो वाकई सीखना ही नहीं चाहते, जैसे मैंने आपको कहा कि शॉर्टकट के चक्कर में कि हम दिनों में यानी कि फनकार बन जाएं, तो ये बहुत मुश्किल है। रियाजत बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने गले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप लाइव गाना चाहते हैं, तो इसके लिए रियाजत बहुत ज़रूरी है। रियाजत के बगैर आप नहीं गा सकते। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि गज़ल पसंद करते हैं, आपका कमेंट मैं इसके ऊपर जानना चाहूँगा। डिड यू एंजॉय दिस? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जनाब, हम क्योंकि प्रोग्राम के अब लास्ट में मौजूद हैं, आखिरी हिस्सा है, मैं चाहूँगा अगर आप कोई अपना पैगाम ऐड करना चाहें तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, और अल्ट्रासाउंड के हवाले से अगर हम कोई चीज़ मिस कर गए हैं तो वो भी प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। जी, तो मैं रोही चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। हमारे खुसूसन ये साउथ पंजाब के जो एरिया में इसमें ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अल्ट्रासाउंड के हवाले से जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए एक किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए पहले एक अच्छा अल्ट्रासाउंड लाजमी करा लिया करें ताकि उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट हो। क्वैकरी में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपकी सेहत को जो है। उसके अलावा जो हमारा जो आजकल मरियम नवाज साहिबा माशाल्लाह बहुत इस फोकस कर रही हैं इस पे, हेल्थ पे, और उन्होंने बहुत से इसके जैसे IRMCH का काम हो रहा है, MNCH के मरियम नवाज क्लिनिक्स का काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शान ज़फ़र साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे रोशनी डाली, ख़ास तौर पर अल्ट्रासाउंड के बारे से हमने डिटेल डिस्कशन की। फ़ारा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, आपने बहुत ही आला गीत हमारे लिए पेश किए। अब मैं ज़रा लास्ट आपका भी पैगाम देना चाहूँगा, जो नए आने वाले सिंगर्स हैं उनके लिए 10 सेकेंड्स में प्लीज़ दीजिएगा। जो आने वाले जितने भी सिंगर्स हैं उनसे यही कहूँगी कि वो लाइव म्यूज़िक को फ़रोग़ दें। लाइव म्यूज़िक को फ़रोग़ दें। फ़रा साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपने वीकेंड को भरपूर एंजॉय कीजिएगा और अपने मेज़बान को दुआओं में याद रखिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक अल्लाह निगहबान।